नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज 14 फरवरी 2022 है। बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बीकानेर संभाग को नशा मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान तैयार किया है। 1 वर्ष तक चलने वाला यह अभियान 4 चरणों में क्रियान्वित किया जाना है। इसके प्रथम चरण की शुरुआत आज 14 फरवरी 2022 से हो रही है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया उपखंड के उपखंड अधिकारी रमेश देव द्वारा प्रथम चरण के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसरण में आज हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस परिचर्चा में हमारे सहभागी हैं डॉक्टर रवि खिचड़ साहब, आप संगरिया में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं। श्री शिवरतन वर्मा साहब, आप संगरिया में शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं। श्री इमीचंद साहब, आप पुलिस निरीक्षक हैं। हमारी इस परिचर्चा में राजस्थान पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं। लालचंद कोचर साहब, आप हमारे शहर के प्रमुख गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन समाज सुधार मंच, जो लंबे समय से नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका अपना एक सामाजिक सरोकार है। मैं इस परिचर्चा के प्रथम चरण में नशे की बात करूंगा, व्यसन की बात करूंगा। व्यसन एक मस्तिष्क विकार है जो प्रतिकूल परिणामों के बावजूद व्यक्ति इससे जुड़ाव रखता है। व्यसन के बहुत से कारण हैं। व्यसन का स्वरूप अलग अलग है। हम उन बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इमीचंद साहब से, क्योंकि आपका और नशा करने वालों तथा नशा बेचने वालों का एक ऐसा संबंध है जिसमें आपकी तत्परता नशे को रोकने और नशा बेचने वालों को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए हमेशा से रहती है। अमीचंद साहब, हमारे क्षेत्र में किस किस तरह का नशे का प्रचलन है? यहाँ जो संगरिया क्षेत्र में जो मुख्य रूप से नशा किया जा रहा है वो एक तो है चिट्टा, जिसे स्मैक भी कहते हैं, हेरोइन भी कहते हैं। इसके अलग अलग रूप है। तो ये चिट्टा जो है बहुत से युवा इसका सेवन कर रहे हैं। दूसरा है जो नशे की गोलियां हैं, जो मेडिकेटेड नशा है उसमें नशे की गोलियां युवा बहुत से यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद अफीम, पोस्त, इनका भी नशा करते हैं। तो ये जो नशा है इस क्षेत्र में बहुत अधिक चलन में है। बहुत से युवा जो हैं इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो नशा बेचने वाले हैं और जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल में भेजते हैं, जिससे और इसके अलावा भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए उनके से समझाइश भी करते हैं कि आप अपने बच्चों के प्रति भी ध्यान रखें कि वो किसकी संगत में है और किस प्रकार से किस चीज़ का वो नशा कर रहा है। अगर कोई नशा कर रहा है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करवाएं, नशा उसका छुड़वाएं, उसको अच्छी तरीके से किसी और काम में लगाएं ताकि वो नशा छोड़ सके और अपने समाज को और अपने परिवार के लिए वो कुछ कर सके। अमीचंद साहब ने बताया कि हमारे क्षेत्र में हीरोइन या स्मैक के एक रूप चिट्टा का काफ़ी प्रचलन है। इसके अलावा यदाकदा सुनने में आता है कि अफीम का सेवन भी यहाँ काफ़ी किया जाता है। निश्चित तौर पर व्यसन के आदी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यसन वाले पदार्थ का उपयोग करने का कोई न कोई कारण होता होगा कि वह व्यसन का आदी क्यों बना। हम सबसे पहले लालचंद कोचर साहब से जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे एक व्यक्ति नशे की अंधी गलियों में चला जाता है और उसी का वासिंदा बनकर रह जाता है। धन्यवाद संजय जी। इस प्रश्न का उत्तर के लिए मैं हमारे जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं उनको 2 भागों में बांटना चाहूँगा। एक तो किशोर आयु के वर्ग के व्यक्ति और एक वयस्क। जो किशोर हैं उनमें भी जो स्कूल जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनमें
जो मैं देख रहा हूँ और मैं एक शिक्षक के नाते जो मैंने अनुभव भी किया है कि वो बच्चे जिनको पाठ्यक्रम समझ में नहीं आता वो तनाव में आते हैं और उसके बाद उस सब से बचने के लिए वो बैक बेंचर होकर के या ऐसे विद्यार्थियों को देख करके जो उन जैसे हैं और इसके आदी हो जाते हैं। दूसरा, पाठ्यक्रम का जो दबाव है उससे भी वो तनाव में आते हैं। और तीसरा का कारण जो मैंने देखा है, जो मैं दूसरे भी किशोरों पर लागू करना चाहूँगा, जो विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनकी उपेक्षा करते हैं। ये प्राय दो वर्ग में होता है, या तो जो बहुत बड़े वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, या जो बहुत निम्न वर्ग के लोग हैं, जो माता पिता दोनों ही सुबह उठते ही काम करने चले गए, वो भी अपने बच्चे पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए उस उपेक्षा से वो खिन्न होकर के वो ऐसी संगत की तलाश करते हैं जहाँ से उसको कुछ आराम आ सके और वो नशे की ओर मुड़ जाते हैं। इसके अलावा उनके परिवार में जैसे माता पिता या उनके अन्य रिश्तेदारों में कोई झगड़े हैं, तनाव है, उस वजह से भी वो इसकी ओर चले जाते हैं। अब मैं अगर वयस्क वर्ग की बात करूं तो जैसा मैंने देखा, मैं समाज सुधार मंच से जैसे जुड़ा हुआ हूं, मेरे परिचय में आया, तो हम कैंप लगाते हैं 13 सितंबर को और वहाँ लोगों से मिलते हैं। तो वयस्क व्यक्ति जब हमसे बात करते हैं, हम पूछते हैं उनसे क्या कारण रहा, तो उनका सबसे बड़ा जो उत्तर होता है वो होता है जी हमारी जो मजबूरी है काम की वो हमें नशे की ओर ले जाती है। जैसे ड्राइवर लोग हैं, उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है और वो उस पेशे के अंदर रहते हुए नशे की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे कृषक लोग हैं, जो कृषक मजदूर है या जो कृषक खेती कर रहे हैं, वो ज़्यादा काम करने के लालच में नशा करके इस ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो कार्यस्थल का जो दबाव है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण इसके बाद जो आता है, मैं मानता हूँ, वो है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन अगर उनका सुखमय नहीं है तो वो मानसिक त्रस्त होकर के या आघात से या पीड़ा से इसकी ओर चले जाते हैं। तो ये मेरा मानना है, ये कारण है। कोचर साहब ने उन सामाजिक कारणों का उल्लेख किया जिनके आधार पर कोई व्यक्ति, चाहे वह बालक है, चाहे वह किशोर है, चाहे वह वयस्क है, नशे की दुनिया की ओर चला जाता है। क्योंकि आपने विषय विद्यार्थी जीवन से नशे से उठाया है, इसलिए इस परिचर्चा को हमारे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवरतन वर्मा जी की ओर ले जाऊंगा। उनकी दृष्टि में ऐसे कौन से कारण हैं कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में नशे को अपनाता है? आपने 2 कारण उल्लेखित किए हैं, विद्यार्थी पर शैक्षणिक दबाव और समाज में उपेक्षा, और तीसरा सामाजिक और पारिवारिक जो तनाव है वह है। नमस्कार संजय जी। किशोरावस्था के अंदर जो अब तक मेरा अनुभव हो रहा है यही है कि संगत जो बच्चे की है उस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। प्राय किशोरावस्था के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा कारण उसकी संगत, और इस संगत की तरफ देखने में आया कि माता पिता ज़्यादा गंभीर होकर के ध्यान नहीं देते। बच्चा देर सवेरे जा रहा है, रात्रि को देर सवेरे आ रहा है, या रात्रि को देरी सो रहा है, सुबह देरी से उठ रहा है, माता पिता का कोई ध्यान नहीं होता इसकी तरफ, जिसके कारण से बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हो। और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन में पहचान नहीं होने के कारण वो बच्चा धीरे धीरे वो उस संगत के कारण खुद भी बहुत ही बड़ा व्यसन बन जाता है वो अपने आप में। इसके अलावा ये भी मेरा खुद का अनुभव है कि जो बच्चा नशे में एक बार जुड़ गया तो माता पिता उस पर अपना विश्वास खत्म कर देते हैं, उस बच्चे को किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं देते हो। ये मैंने खुद देखा है। हमारे कोई परिचित हैं, उनको मैंने कहा था भी आप बच्चे को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए आप, ताकि बच्चा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे कुछ अपना करे वो। लेकिन वो उनका ये कहना कि नहीं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो हमारी तो दुकान बेच के खा जाएगा, नशे के कारण ही है। तो उस बच्चे के अंदर बड़ी हीनता आ जाती है, मैं अब किसी काम का नहीं रहा मैं, और वो बच्चा फिर उसको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है कि ठीक है ये कैसे भी करे, कुछ भी करे, ये भी उसका फर्क पड़ता है। एक बच्चे की जो रुचियाँ होती हैं उस रुचि को भी माता पिता नहीं समझ के माता पिता अपने रुचियाँ उस पर डालते हैं कि नहीं आपको ये करना है, जिसके कारण बच्चे में एक विद्रोह की भावना से आ जाती है, मेरी इच्छा यही है और माता पिता मेरे ऊपर ये लाद रहे हैं। तो बच्चे की रुचि है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है, अपनी रुचियों का उसके ऊपर थोपे नहीं है उसके ऊपर ये। और सबसे बड़ी बात ये है,
ये मेरा विद्यालय जीवन का ये अनुभव है, कुछ बच्चे माता पिता का कोई उनका लिंक नहीं होता है, और लिंक नहीं होने के कारण बच्चे विद्रोही टाइप के हो जाते हैं। वो इवन छोटे छोटे बच्चे जो 6ठी 7वीं क्लास के होते हैं, वो भी अपने माता पिता के बिल्कुल सामने बोलते हैं वो, और बहुत बुरी तरह रहते हैं वो, और माता पिता कहते हैं कि हमारा इन बच्चों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण भी नहीं है। मतलब 12 साल का 13 साल का बच्चा है, वो कहते हैं हमारा कोई नियंत्रण नहीं है बच्चे के ऊपर। तो निश्चित रूप से जब बच्चे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कहीं न कहीं की संगत में जाएगा, गलत व्यक्तियों के साथ बैठेगा। और देखने में ये भी आया है कि विद्यालयों के अंदर किशोरावस्था के बच्चे भी उन सब नशों को जानते हैं जो शायद हम जैसे व्यक्ति भी नहीं जान पाते नशे क्या क्या है। ऐसा भी देखने में आया। शिवरतन साहब के बहुमूल्य विचारों से 2 कारण नशे की ओर निकलकर आए हैं। एक तो संगत और दूसरा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, माता पिता या संरक्षक द्वारा अपने बच्चों को समय नहीं दिया जाना किशोर अवस्था में, बालक अवस्था में उन्हें नशे की ओर ढकेल देता है। निश्चित तौर पर ऐसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सीय जटिल न्यूरोबायोलॉजिकल कारण भी होंगे जिससे कोई व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, या यदि नशे की प्रवृत्ति में चला गया तो उसे निकल नहीं पाता। हम इस संबंध में इस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर रवि खिचड़ साहब, संग्रिया के मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी साहब से जानना चाहेंगे कि क्या इसके कोई बायोलॉजिकल कारण भी हैं कि व्यक्ति नशे की ओर चला जाता है। धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले चेतना रेडियो 90.4 FM के सभी श्रोताओं और संग्रिया के निवासियों को चिकित्सा विभाग की तरफ से डॉक्टर रवि खिचड़ का नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के समय की जो मांग है, जो ज़रूरत है इस क्षेत्र की, उस विषय पर परिचर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संभागीय आयुक्त जी डॉक्टर नीरज के पवन जी ने, जिन्होंने ये एक मुहिम चलाई है। हमारे उपखंड अधिकारी श्री रमेश देव जी, जिन्होंने इसके लिए प्रॉपर तरीके से रूपरेखा तैयार की है। मैं इस कार्य में जुड़े हुए सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चर्चा अभी तक हुई है और काफ़ी कारण जो निकल के आए हैं वो बहुत ही प्रमुख हैं, जिसमें सामाजिक कारणों के रूप में अपने अब तक चर्चा में लिया है। जो मुख्य रूप से नशे की तरफ जाने के लिए दायित्व, ये जो उत्तरदारी है वो सामाजिक कारण है। लेकिन कुछ चिकित्सीय रूप से भी मुझसे जो पूछा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में डिप्रेशन, जिसे आम भाषा में अवसाद कहा जाता है, यह आज के समय में एक छुपी हुई बीमारी के रूप में अपने पैर पसारती जा रही है। WHO के नवीनतम डाटा जो आए थे उसमें 16% व्यक्ति अवसाद के शिकार हैं। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डाटा दिया है कि 16%। इसका मतलब प्रति 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति आज अवसाद का शिकार है, और प्रति 4 परिवार में से 1 परिवार में कोई न कोई व्यक्ति अवसाद का शिकार है। और उसी डाटा में अभी जिस महामारी के दौर से पूरा विश्व गुजरा है, जिसे कोरोना काल कहते हैं, उसकी जब पहली लहर निकली थी तो उसके डाटा में यह आया था कि यही 16% बढ़कर 43% हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसे आज के समय में चिकित्सीय रूप में ना आम जनता गौर कर रही है, न समाज गौर कर रहा है। और अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति कह भी देता है कि भी शायद मुझे ये दिक्कत है, तो न तो उसके परिवार वाले इस चीज़ को ज़्यादा गौर करते हैं या महत्व देते हैं, या किसी में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो आस पड़ोस वाले उसे एक उपहास का पात्र बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक समस्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी डिप्रेशन के बारे में अगर आपको किसी भी तरीके से समाज में कहीं भी लगे कि कोई भी व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, तो आप उस पर उससे चर्चा करें। अगर आप नहीं चर्चा कर पा रहे तो आप किसी चिकित्सीय सलाह लें, किसी मनोवैज्ञानिक से एक बार सलाह लें, आप बात करें, क्योंकि जब तक बात नहीं होती है वह समस्या हल नहीं हो पाती है। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है जिस पे संक्षिप्त में कहना मुश्किल है, लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ प्रमुख लक्षण है, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, अगर वैसे कोई लक्षण आपको किसी में भी दिखे तो आप उससे एक बार चर्चा करें, आपके परिवार में, आपके समाज में, जहाँ भी आपको लगे। जैसे कोई भी बच्चा या व्यक्ति 15 दिन से असामान्य व्यवहार कर रहा है,
किसी भी तरीके से असामान्य, जिसे देखकर आपको लगे कि यह इसका सामान्य व्यवहार नहीं है, या वह अकेला रहने लग जाए, या उसे नींद नहीं आ रही है, या वो चिड़चिड़ापन उसमें दिखाई दे रहा है, या वो शरीर में ऐसे कोई चेंजेस आपको लगे कि कई बार आप सामान्य जीवन में अपन देखते हैं कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि इसकी जाड़ चिपक गई है, या कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये इसके चलन में और चाल चलन में, आंखों में कुछ हमें चेंजेस लग रहा है, कुछ बदलाव लग रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी है, या वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे शक कर रहा है किसी पे, या उसे लगता है कि भी मैं गलत कर रहा हूँ, या मेरे परिवार के सदस्य या समाज के सदस्य मुझे गलत या गहनता की नज़र से देख रहे हैं, तो अगर ऐसा कहीं भी आपको आपके समाज में दिख रहा है तो आप उससे एक बार बैठ के बात करें। जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आ रहा है दिनों दिन, आज के समाज में एक अकेलापन वाला नेचर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लोग साथ समाज में जुड़ के रहने के बजाय अकेला रहना की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस पर कहीं भी आपको कोई संशय हो, कोई बात हो, तो उससे चर्चा जरूर करें, क्योंकि अवसाद में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कुछ व्यक्ति तो अपनी बात बता नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरी बात को समझेगा कौन, या मेरी बात को हास्य का पात्र बनाया जाएगा। और कभी कभी वह बता देता है तो जिन्हें वह बताता है वो उसे प्रॉपर समझ नहीं पाते, और उसकी समस्या को, भावुकता या संवेदनशीलता को महसूस नहीं कर पाते। तो धन्यवाद संजय जी, एक बार फिर से आपने इस बात के लिए मुझे बुलाया। मैं चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी संग्रिया क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति या विशेष को सहयोग की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। सर, हम अगले चरण में हमारी परिचर्चा को ले जाएं, उससे पहले निश्चित तौर पर एक श्रोताओं की जिज्ञासा होगी, वह यह है कि सुखद यौन संबंधों में विफलता व्यक्ति को नशे की ओर ले जाती हैं, या नशा सुखद यौन संबंधों में विफलता का कारण है? ये आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न उसी तरीके से है कि इस दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानसिक रूप से जब व्यक्ति पूरी तरीके से परिपक्व या तैयार नहीं होता है तो वह नशे की तरफ भी जाता है, तथा सुखद यौन संबंध और दाम्पत्य जीवन भी नहीं जी पाता है। और ये एक तरीके से एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज की तरह तीन कोनों से जुड़ी हुई चीज है, जो दोनों दिशाओं में एक दूसरे पे आधारित है। नशे से शरीर में कुछ बदलाव इस तरीके से होते हैं, जिसमें खासकर जो शरीर की नसें होती है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, वह प्रभावित होता है, और वह यौन संबंध तथा सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति में किसी भी कारण से सुखद दाम्पत्य जीवन वह नहीं जी पा रहा है तो वह अवसाद की तरफ चला जाएगा, और अवसाद से वह नशे की तरफ चला जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे, दोनों तरफ चलने वाला ये विनाशकारी ये जो ट्रायंगल है, जो परिवार को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, क्योंकि यह सिर्फ नशे करने वाले व्यक्ति नहीं, उसके पूरे परिवार और उस पूरे समाज को प्रभावित करता है, न कि आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक तथा शारीरिक रूप से भी ये प्रभावित करता है। और ये प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उस प्रभाव से वह नहीं निकल पाता है, तो वो और ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। एक बार नशा शुरू करने के बाद शरीर में भी कुछ परिवर्तन इस तरीके से होते हैं, क्योंकि शरीर इस तरीके से बना है कि वह होने वाले परिवर्तन के हिसाब से अपने शरीर में भी परिवर्तन करता है। बाहरी परिवर्तन जो एनवायरमेंटल परिवर्तन है, उसके हिसाब से शरीर अपने अंदर भी शारीरिक परिवर्तन करता है। हार्मोन्स और बॉडी के बाकी जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया प्रणाली है, वह उसी प्रकार से अपने आप में परिवर्तन करती है। वो नशा अंदर जाता है तो उसी हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम के हिसाब से वो उस पे आदी हो जाते हैं। शरीर का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और शरीर का जो पाचन सिस्टम है, यह उसी पे आधारित होता चला जाता है। और मैं ये तक भी कहना चाहूँगा कि जितना समय बीतता चला जाता है, उतना वह उस पे आदी भी होता चला जाता है। तो नशे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी शंका लगे, आपको थोड़ा सा भी लगे कि शायद यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो जितना जल्दी आप उस बात पे चर्चा करेंगे, उस बात के बारे में सोचेंगे, उतना जल्दी हम उपचार या उस व्यक्ति के सुधार की तरफ जा सकते। मैं अब परिचर्चा को दूसरे दौर में लाता हूँ, वह है नशे से मुक्ति की ओर। उसमें दो प्रक्रियाओं को हम रेखांकित करते हैं, एक निरोधात्मक उपाय और दूसरा ग्रसित व्यक्तियों को नशे से बाहर निकालना। मैं निरोधात्मक उपाय के अंतर्गत सबसे पहले प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे पुलिस उपनिरीक्षक
इमीचंद जी से जानना चाहूंगा कि पुलिस ने इन निरोधात्मक उपायों के अंतर्गत नशे से ग्रसित व्यक्तियों और विक्रेताओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रखे हैं, किस तरह से आपने कमर कस रखी है? सर, इसके लिए हमने जो है अपने लेवल पर जो सामुदायिक CLJ सदस्य हैं और जो पुलिस से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं, जो हमें अगर कोई सूचना देते हैं कि किसी के द्वारा यहाँ नशा बेचा जा रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा पुलिस द्वारा अपने स्तर पर भी गुप्त सूचना एकत्रित करके जो नशा बेच रहे हैं या जो नशे की सप्लाई कर रहा है तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है और पता चलता है कि ये व्यक्ति नशे की सप्लाई कर रहा है, नशा बेच रहा है, उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस अभियान के तहत आपने कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया हो? इसके लिए श्रीमान SP साहब द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर अगर किसी भी नागरिक को कोई नशे बेचने या नशे करने वाले के संबंध में जानकारी हो तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सूचना दे सकता है। तथा संभागीय आयुक्त द्वारा भी एक नंबर जारी किया गया, उस पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले को नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा तथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो SP साहब द्वारा नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 8764531201 और जो श्रीमान संभागीय आयुक्त साहब का नंबर है वो है 22226042। इन नंबरों पर कोई भी नागरिक नशे बेचने के संबंध में और नशा करने वालों के संबंध में अपनी सूचना दे सकता है और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं के लिए मैं पुनः इस बात को उल्लेखित कर दूं कि संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा नशे बेचने वाले और नशे करने वालों के संबंध में सूचना देने के लिए एक नंबर जारी किया गया है। वह नंबर है 015122260042 और हमारे हनुमानगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अजय सिंह साहब द्वारा एक नारा दिया गया है, नशा न करेंगे न करने देंगे। तथा उन्होंने भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 8764531201। मैं निरोधात्मक उपाय के अंतर्गत इस परिचर्चा को ले जाता हूं शिवरतन वर्मा साहब के पास कि उनकी दृष्टि में युवा कभी भी नशे की ओर न बढ़े, कौन से निरोधात्मक उपाय हैं? देखिए सर, अगर माता पिता अपने बच्चे के दोस्त बनकर रहे तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं पारिवारिक थोड़ा सा के टूटन तनाव हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा माँ बाप से थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसके कारण से ये थोड़ी समस्या है। तो अगर माता पिता बच्चे के दोस्त बनकर रहे तो ये स्थिति नहीं आएगी। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि बच्चे की रुचि की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर बच्चे की रुचि को आप प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा कोई तनाव में या दबाव में नहीं आएगा। तीसरी बात है कि बच्चे को खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधि से जोड़, अगर इन गतिविधियों में बच्चा जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो गलत संगत में नहीं जाएगा। वो अपना समय पास करने के लिए वहाँ चला जाता है। तो अगर वो बच्चा अपना समय खेल कूद में सांस्कृतिक गतिविधियों में देगा तो उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो गलत संगत में जाएगा। वो पुस्तकालय या घर के अंदर भी अखबार, पत्र पत्रिकाएं या विद्यालय के अंदर भी पत्र पत्रिकाएं, इसमें उसकी रुचि जागृत की जाए तो निश्चित रूप से बच्चा अच्छा साहित्य पढ़ेगा तो वो इसकी तरफ नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि माता पिता अपनी रुचि या इच्छा को बच्चे पर नहीं थोपे, निश्चित रूप से बच्चा जो होगा किसी तनाव या दबाव में नहीं आएगा और वो नशे की तरफ नहीं जा पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण कारण शिवरतन वर्मा साहब ने रखे। आप पर इस ब्लॉक में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सीधे बालक बालिकाओं, किशोर किशोरियों से जुड़े हुए हैं। आपका अनुभव निश्चित तौर पर हमें इस अभियान में सफलता की ओर ले जाएगा। मैं एक सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, समाज सुधार के प्रतिनिधि के रूप में लालचंद कोचर साहब से जानना चाहूँगा कि उनकी दृष्टि में निरोधात्मक उपाय कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति नशे की ओर जाए ही नहीं। जी, निरोधात्मक उपाय में
सबसे पहले आवश्यक है कि माता पिता, जैसा शिवरतन जी ने बताया, कि अपने बच्चे पर ध्यान देवें। वो क्या करता है, किसके साथ बैठता है, उसके व्यवहार में अचानक से क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि प्राय देश से देखा गया है कि जो व्यक्ति नशा अपनाता है वो एकांत रहना पसंद करता है घर पर। वो चाहता है कि परिवार का कोई सदस्य मेरे से अटैच न हो। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो डिप्रेशन का भी शिकार होता है, अपने आप में जीना शुरू करता है। तो अगर वो ये ध्यान देवें तो आसानी से पता लग सकता है कि इसका रुझान किस ओर है और उस पर ध्यान दे करके उस स्थिति से उसको मोड़ा जा सकता है। जैसा कि मैं खुद एक शिक्षक रहा हूँ, तो माता पिता और शिक्षक अगर ये तीनों मिल जाएं तो शुरू से ही, किशोरावस्था से ही हम बच्चे के ऊपर ऐसा एक वातावरण बना सकते हैं कि नशे की ओर वो कभी प्रवृत्त होगा ही नहीं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी है तो उससे ही बचा जा सकता है। मेरा एक प्रयोग है इस अवसर पर संजय जी, मैं उसको साझा करना चाहूंगा कि मैंने एक ऐसा प्रयोग किया जो मनोविज्ञान कहता था पीयर्स लीडर के बारे में। शिक्षा को अच्छी बनाऊं, दबाव नहीं आए बच्चे के ऊपर, और उस बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी पता रहता रहे, और उनके उसके बच्चों के बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो। इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है पीयर्स लीडर। वो ये है कि क्लास को, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे विद्यार्थी हैं तो उसको 5 ग्रुपों में बांट दें, उनमें से उनका एक लीडर बना दें जिसे पीयर्स लीडर का नाम दिया गया। वो पीयर्स लीडर्स अपने ग्रुप में ये देखेगा कि मेरे साथी क्या करते हैं, उनको कोई परेशानी शैक्षणिक है या पारिवारिक है, उनका रुझान किस ओर है, उनके विचार किस ओर हैं, वो सभी इस बात की ओर ध्यान देंगे। और जो क्लास टीचर महोदय हैं वो सुबह ही, जैसे मैं प्राय करता था कि जल्दी आकर के 15 मिनट और उनसे फीडबैक लेता था कि मेरे क्लास के बच्चों की रुचि क्या है, उनकी पारिवारिक स्थितियां क्या हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया है, तो उससे मुझे पता लग जाता था कि किस बच्चे को मुझसे क्या चाहिए। और एक ऐसा वातावरण बना करके उनके दबाव, उनका तनाव, उसको समाप्त करके सुखद वातावरण बनाया गया और उससे बचा गया। और मेरा कारण यही रहा कि मेरे इसीलिए 100% रिजल्ट रहा। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी मैंने इस पीयर्स लीडर्स के द्वारा उसको उन्नत बना करके, उसकी परेशानियों का हल करके उसके सुखद परिणाम की ओर पहुंचाया। और दूसरा मेरा ये कहना है उपाय के तौर पे, बिहेवियर थेरेपी इसके अंदर बहुत बहुत रोल अदा करती है। बच्चों को व्यवहार के अंदर देखना और उस व्यवहार से अलग कर देना, एक सुखद वातावरण की ओर ले आना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं यहाँ माणिकलाल संस्थान का जिक्र करना चाहूँगा, जोधपुर के अंदर है। नशा एक NGO है जो नशा मुक्त करवाता है। उनका कैंप भी हमने यहाँ संगरिया में लगाया था सबसे पहले। उस कैंप की ये विशेषता थी कि वो इसको बीमारी तो मानता था, लेकिन इस बीमारी के लिए कोई मेडिसिन नहीं देता था। वो केवल बिहेवियर काउंसलिंग के द्वारा और फैमिली काउंसलिंग के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा और योग और एक्सरसाइज के द्वारा इस बुराई को खत्म कर रहा है पूरे राजस्थान में। तो उनका ये रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहेवियर काउंसलिंग से, जैसा कि हम भी अपने इसको अपनाते हैं, हम अपने जब शिविर लगाते हैं, नशा मुक्ति शिविर, तो उसमें पारिवारिक काउंसलिंग करते हैं, बिहेवियरिंग काउंसलिंग करते हैं, और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन, खेल, योग, इनके द्वारा उसे हम सुखद वातावरण की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने वो तरीके बताए, और आपके इमीलाल जी के और शिवरतन साहब के उद्बोधन से एक बात सार के रूप में निकल के आई है कि नशे की प्रवृत्ति की ओर कोई व्यक्ति जाए नहीं, उसके लिए महत्वपूर्ण जो बात है वह समाज के योगदान की है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ाव रखे, परिवार के योगदान की है कि हम एक दूसरे के लिए ऐसा वातावरण बना के रखें कि कोई व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की ओर नहीं जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की ओर चला गया तो भी उसे भी उस स्थिति से बाहर लाने के लिए समाज का उत्तरदायित्व है, और उस उत्तरदायित्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है चिकित्सक की। हमारे पास चिकित्सकों के प्रतिनिधि के रूप में संगरिया के मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि खिच्चड़ साहब हैं। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुर्भाग्य से बालक बालिका या युवा या प्रौढ़
कोई नशे में चला गया है तो उसे चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से निकाला जाए, मनोविज्ञान उसे निकालने में किस तरह से सहायता देगा, आप हमारे श्रोताओं का इस संबंध में मार्गदर्शन करें। ये बहुत ही संवेदनशील बात आपने कही है। इस पे मैं एक दो बातें कुछ ऐसी कहना चाहूँगा जिसमें कुछ लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में किसी को भी अगर इस तरीके की दिक्कत आती है या वह नशे की तरफ चला भी जाता है तो सबसे पहले तो वह चिकित्सक के पास जाने से झिझकता है कि उसे ये लगता है कि कहीं दो तीन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि एक तो वह यह सोचता है कि मैं इस नशे के बिना नहीं रह पाऊँगा, वो डॉक्टर या वो चिकित्सक मुझे जाते ही इसे नशे को छोड़ने के लिए कहेगा, शायद मैं उसे नहीं छोड़ पाऊंगा, तो वह खुद चलकर नहीं जा पाता है। इसीलिए आपने बहुत अच्छी बात की कि समाज का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके आसपास और साथ या परिवार के लोगों का जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। दूसरा, वह चिकित्सक के पास जाने की बजाय वह किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेता है जो शायद उसके समाज में आसपास है और उसे उतना ज्ञान नहीं है, तो वह उस दर्द या पेन या उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए किसी और साधन की तरफ भेज देते हैं जिसे कहते हैं मेडिकेटेड नशा। वह एक तरीके से दर्द निवारक गोलियां या एक तरीके से तकलीफ को कम करने की दवाइयां हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग वह करने लग जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि आप उपयुक्त चिकित्सक के पास ही जावें। आप चिकित्सक की बजाय किसी और से सहयोग लेने के चक्कर में कहीं अपने शरीर का ज़्यादा नुकसान ना ले लें। मैंने कई बार ऐसा देखा है। हम लगातार नशा मुक्ति कैंप लगाते हैं। 2015 अगस्त से हनुमानगढ़ के अंदर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत एक टीम गठित की गई है, जो जिला डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ यूनिट है, वो लगातार नशा मुक्ति कैंप लगा रही है। उस कैंप में हमने काफ़ी ड्यूटीज़ के दौरान ये महसूस किया कि कुछ लोग जैसे बताया कि चिट्टा या अफीम या किसी इस तरीके का नशा करते थे पोस्ट की, उन्होंने वह नशा तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेडिकेटेड नशे का गलत प्रारूप अपने ऊपर प्रभावी कर लिया। वो उन दवाइयों को बहुत ज़्यादा सेवन करने लग गए कि जिनसे नशा छोड़ते वक्त उनको तकलीफ़ ना हो, उनके शरीर में दर्द या परेशानी ना हो, वह दी जा रही थी, वो उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो गए। तो एक तो यही वो वाली बात हो गई कि आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ऐसा गलती ना करें। आप उपयुक्त चिकित्सक रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही सलाह लेवें। आप किसी और जगह भ्रमित ना होएं। और उसके अलावा दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूँगा कि अपने शरीर के फिटनेस पे ध्यान देवें। अगर आपका शरीर फिट होगा, आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो एक्सरसाइज है, योगा है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक है, शरीर को कसरत है, किसी भी तरीके से अगर आप अपने शरीर को फिट रखेंगे, क्योंकि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य है, वह न कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं, आपके मानसिक रूप में भी आप अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे और इस तरीके के अवसाद या इस तरीके के नशे की तरफ आपके कदम नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्षेत्र संत स्वामी केशवानंद की कर्मभूमि है, जिसने नशे के विरुद्ध अपने जीवन को समर्पित किया। यदि इस क्षेत्र में नशे का प्रभाव बढ़ता है तो यह हम सब के लिए दुखद विषय है, हम सबकी असफलता है। नशे की प्रवृत्ति को रोकना और जो व्यक्ति नशे की दुनिया में जा चुके हैं उन्हें उन अंधेरी गलियों से वापस लाना हम सबका सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है, जिसे निर्वहन करने के लिए आज इस विशेष अभियान के अंतर्गत चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से एक शुरुआत की गई है, जिसमें बहुत सार गर्भित चर्चा को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लालचंद कोचर साहब ने, अमीचंद जी ने, शिवरतन वर्मा जी ने, डॉक्टर रवि खिच्चड़ साहब ने, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। चेतना रेडियो 90.4 एफएम अपने इन्हीं कार्यक्रमों में नशा मुक्ति के कार्यक्रमों को समावेशित करते हुए एक विशेष घोषणा कर रहा है, और वह घोषणा यह है कि वर्ष भर चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति नशे के दुष्प्रभावों को समझाने के लिए तथा नशा मुक्ति के लिए स्वलिखित या स्वयं द्वारा गाया गया गीत, कविता, स्लोगन हमें प्रेषित कर सकता है। यह प्रेषण ईमेल, डाक के माध्यम से किया जा सकता है। हम उन नागरिकों को चेतना रेडियो के स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे और उसे रिकॉर्ड कर
उनकी अपनी आवाज में श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। उनमें श्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को प्रति माह पुरस्कृत भी किया जाएगा। परिचर्चा के अंत में एक एक पंक्ति के संदेश के लिए मैं सभी प्रतिभागियों को एक बार पुनः निवेदन करूंगा। डॉक्टर रवि खिचड़ साहब। एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे सभी श्रोताओं को देनी है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रति माह के प्रथम शुक्रवार को संगरिया ब्लॉक के अंदर विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला इकाई हमारे यहाँ मौजूद रहेगी प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को। तो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर उसमें कोई भी चिकित्सक लाभ या परामर्श लेना चाहता है तो यह पूर्णतः निःशुल्क है और सभी प्रकार की दवाइयाँ भी निःशुल्क है। आप परामर्श लेने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। उसके अलावा एक बात मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा कि इस चर्चा में एक कोटपा एक्ट भी कार्य कर रहा है, जो तंबाकू के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने और उसके बारे में 2003 से ये नियम है। उसकी जिला इकाई में एक दूरभाष नंबर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ताकि कहीं भी आपको लगे कि तंबाकू का गलत इस्तेमाल या वहां पे तंबाकू के बेचने या खरीदने में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को का इस्तेमाल या बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है या उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है या लोगों को गलत संदेश दिया जा रहा है तथा हर तंबाकू उत्पादन पे 85% से अधिक चेतावनी संदेश होना चाहिए, वह नहीं है। इस प्रकार की कोई भी आपकी शिकायत है तो आप चिकित्सा विभाग की एक दूरभाष नंबर मैं आपसे साझा करता हूं, जिस पे आप सूचना दे सकते हैं और उस व्यक्ति विशेष पे कार्रवाई तुरंत की जाएगी। 015522611190। हिंदी के श्रोताओं के लिए 015522611190। धन्यवाद। शिवरतन वर्मा साहब, एक संदेश। नशा शरीर, मन और समाज के तीनों प्रकार के व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि प्रथम तो नशा हो नहीं, दूसरा अगर कोई केस मिलता है तो समाज के जागरूक लोग जो है इसकी तरफ ध्यान दे करके और नशे को छुड़ाने में अपना योगदान। इमीचंद साहब, एक संदेश। मेरा सभी श्रोताओं से आग्रह है कि वो अपने आसपास कहीं भी नशा बेचने वाले या करने वालों को देखता है तो जो श्रीमान एसपी साहब द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर है उस पर सूचना दे सकता है। इसके अलावा थाने के नंबरों पर भी सूचना दे सकता है। थाने के नंबर मैं बता देता हूँ 0151250076। इस नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं और नशा मुक्ति में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। कोचर साहब, मैं मेरे शिक्षक साथियों से अवश्य कहूँगा कि वे अपनी कक्षा में पीयर्स लीडर का गठन करें, इसके चमत्कारिक परिणाम आएंगे, मेरा विश्वास है। और दूसरा, मैं मेरे प्रिय माता पिताओं से कहना चाहूँगा कि वे अपने बच्चे के साथ, चाहे वे कितने भी बिजी हैं, प्रतिदिन 30 मिनट अवश्य देवें, उनसे बात करें, सभी समस्याओं का हल होगा। इस तरह की परिचर्चाओं के लिए समाज के मुखिया आपसे मुखातिब होते रहेंगे। पुनः मिलेंगे। चेतना रेडियो, आपका अपना रेडियो। धन्यवाद।